क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास। हमसे पूछा गया है कि जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है किसी भी स्टीम पावर प्लांट के लिए, उसको किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू द हीट ऑफ द कंब्यूशन ऑफ कोल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ओवरऑल इफिशियंसी का ये हो गया। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है ओवरऑल इफिशियंसी का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी मल्टीप्लाई विथ जनरेशन इफिशियंसी। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये भी हो गया। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले हमारे हैं ओवरऑल इफिशियंसी के केस में, ओवरऑल इफिशियंसी के लिए। तो एक फॉर्मूला हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू द हीट ऑफ द कंब्यूशन ऑफ कोल, और दूसरा फॉर्मूला है इसका थर्मल इफिशियंसी इनटू जनरेशन इफिशियंसी। अगर हम बात करें ओवरऑल इफिशियंसी की किसी भी स्टीम पावर प्लांट के लिए, तो इसकी वैल्यू 29% होती है। कितनी होती है? 29%। अगर हम बात करें किसी भी थर्मल इफिशियंसी की बात करें अगर हम किसी भी स्टीम पावर प्लांट के लिए, तो इसकी वैल्यू 30% होती है। ठीक है, हो सकता है आपको ये टिपिकल डेटा पूछ लिया जाए नेक्स्ट एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो 91 के लिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। हमसे पूछा गया है कि जो एनर्जी बैंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इंसुलेटर के पास क्या चीजें होती हैं। तो सिंपली इसमें हमें बताना है जो इंसुलेटर होते हैं उनमें जो बैलेंसी बैंड होता है वो फुल भरा हुआ होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ठीक है ना, जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है जो कि टोटली एम्प्टी रहता है, टोटली खाली रहता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बैलेंस बैंड है। तो अगर हम बात करें बैलेंस बैंड की, तो ये इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फुली तरीके से भरे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें कंडक्शन करवाना है तो यहां से जब तक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा और ऊपर नहीं जाएगा, तब तक कंडक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन इंसुलेटर में कंडक्शन होता भी नहीं है। अगर हम बात करें एनर्जी बैंड गैप की, दैट इज ईजी, इसका जो एनर्जी बैंड गैप है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, 3 इलेक्ट्रिक वोल्ट से इससे ज्यादा वैल्यू होती है। हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर के लिए। देखो सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा कंडक्टर, ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर, और ये हो गया हमारा इंसुलेटर। ठीक है, अगर हम एनर्जी बैंड गैप की बात करें यानी कि ईजी की बात करें, इसके केस में 0 होता है एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट के आसपास होता है। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इसमें एनर्जी बैंड गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है। अगर हम इसमें बॉन्ड की बात करें तो कंडक्टर किससे बना होता है, मेटल से बना होता है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें कोवोलेंट बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें इंसुलेटर की तो इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें कौन सा आयनिक बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, ये बॉन्ड बता दिए मैंने और ये गैप बता दिए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 92 के लिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा कि इंसुलेटर के केस में जो बैलेंसी बैंड होता है वो फुल भरा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है। हमसे पूछा गया है कि जब लेड एसिड सेल को रिचार्ज किया जाता है तो जो H2 आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और जो SO4 आयंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो फॉलोइंग चेंज देन टेक प्लेस, तो किस तरीके से जो है आफ्टर द चार्जिंग चेंजेज होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैथोड पर जो चेंज है वो PbSO4 प्लस H2, और यहाँ पर Pb अलग हो जाएगा और यहाँ पे H2SO4 बनेगा। ठीक है, जब चार्ज होगा देखो H2SO4 दोनों साइड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो H2SO4 है उसका लेवल क्या है, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी आफ्टर द चार्जिंग, क्योंकि दोनों तरफ H2SO4 बन रहा है। और यहां पर भी एनोड के केस में ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो लेड एसिड सेल होती है उसका जो पोटेंशियल होता है आफ्टर द फुल चार्ज, तो उसका जो पोटेंशियल V है ये कई जगह 2 भी मिलता है और कई जगह ये 2.1 आफ्टर द फुल चार्ज। पूरा चार्ज होने के बाद जो लेड एसिड सेल है उसकी बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, 2 और 2.1 वोल्टेज। और अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड किससे बना होता है,
एनोड बना होता है PbO2 से, यानी कि लेड परऑक्साइड, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कैथोड की या फिर निगेटिव प्लेट की, ठीक है, कैथोड की बात करें या फिर निगेटिव प्लेट की, तो ये किससे बनी होती है? इट इज मेड फ्रॉम द स्पंजी लेड, ठीक है, स्पंजी लेड से बनी होती है। और इसमें हम जो H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं, तो ये जो एसिड है इसका हम केवल 31% ही यूज करते हैं, ठीक है, 31% ही यूज करते हैं, बाकी का 69% हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं D2O, ठीक है, भारी जल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि एनोड का कलर कैसा होता है, तो आफ्टर द चार्जिंग इसका कलर जो होता है डार्क चॉकलेटी ब्राउन हो जाता है, इसका कलर ग्रे होता है, ठीक है, ग्रे होता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले इसमें डीसी शंट जनरेटर की बात करेगी जो कि सेल्फ एक्साइटेड है। इसमें जो V है वो टर्मिनल वोल्टेज है, I आर्मेचर करंट है और ISH क्या है? शंट करंट है। तो पावर डिलीवरिंग बताना है कि कितना पावर डिलीवर होगा लोड के लिए। सबसे पहले समझिए, ये हमारा आर्मेचर हो गया, ठीक है, आर्मेचर हो गया, ये हमारा कौन सा? शंट कॉइल हो गई है, और इस तरीके से हमारा ये डायग्राम तैयार हो गया। अगर हम बात करें इसमें से, चूंकि जनरेटर है तो IA करंट बाहर की तरफ निकलेगा, ISH इस साइड चला जाएगा, और जो बचा हुआ करंट है I या IL वो यहां पे आ जाएगा, और यहां पर वोल्टेज हमें V मिल रहा है, ठीक है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है? अगर हमें देखो लोड हम कहां कनेक्ट करेंगे? लोड हमारा भाई यहीं तो लोड कनेक्ट होगा ना, क्योंकि जनरेटर है तो टर्मिनल पे हमारा लोड कनेक्ट हो गया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब लोड में पावर कितनी होगी? तो लोड में पावर होगी लोड के अक्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाली करंट, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो V एज इट इज रहेगा, लेकिन इसमें I जो है वो I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो I इक्वल टू हो जाएगा IA माइनस ISH, ठीक है। तो यहां पे हम सिंपली लिख देंगे IA माइनस ISH। तो जो पावर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? V इंटू IA माइनस ISH, दैट इज द ऑप्शन नंबर C, V इंटू IA माइनस ISH वॉट। तो C ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, हमें क्या करना है? हमें बताना है, एक सुइटेबल साइज बतानी है कंटिन्यूअसली रेटेड मोटर के लिए, हमें लोड कर्व गिवन है, और जो लोड है वो रिपीट कर रहा है सेम पैटर्न को आफ्टर द 30 मिनट। तो इसमें बेसिकली हमें कुछ नहीं है, एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। P एवरेज इक्वल टू 1/T 0 टू T ओवर द टाइम XT इंटू DT, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल ही है, 1/T। और अगर हम बात करें, देखो सीधे सीधे हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है? 100 का मैग्नीट्यूड कहां से कहां तक है? 0 से लेके 10 तक है, तो 0 से लेके 10 तक 100 मैग्नीट्यूड है, 100 इंटू DT, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर 15 है, यहां पर क्या है? यहां पर 25 है। तो अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, 50 के मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड कब कहां से लेके कहां तक है? इसका मैग्नीट्यूड है हमारा 15 से लेकर 25 तक, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल टाइम पीरियड हमें कितना गिवन है? 30 गिवन है क्वेश्चन में, तो 1/30 इंटू 0 से लेके 100, दो 100 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 100 का कितना आएगा? 100 इंटू T आएगा, 100 इंटू T आएगा, 0 टू 10 प्लस 50 इंटू T, 50 इंटू 25। तो बस कुछ नहीं करना है, 1/30 एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सिंपली 100 इंटू 10 में से 0 घटा देंगे, 10 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस 50 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 बचेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1000 आएगा, यहाँ पे 500 आएगा, 1000 और 500 को ऐड करेंगे तो 1500 हमें मिल जाएगा। 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास कितना? 50 किलोवाट हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो 50 किलोवाट जो अप्रोक्सीमेट नियर बाई 51 किलोवाट के, क्योंकि हमें रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा ही रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, एक आध वॉट हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो 51 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 95 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 है, हमसे पूछा गया है कि अगर हम सिंगल मोटर ड्राइव से हम एक बहुत सारी मशीनों को चला रहे हैं बेल्ट की हेल्प से, ठीक है, थ्रू अ कॉमन शाफ्ट,
तो इस तरीके की ड्राइव को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो ये ग्रुप ड्राइव का एग्जांपल है। ग्रुप ड्राइव में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक मोटर होती है, ठीक है, हमारे पास एक मोटर होती है और उसी मोटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं, एक लंबी शाफ्ट निकाल देते हैं, एक ट्रांसमिशन सिस्टम बना देते हैं और इसी शाफ्ट के थ्रू गियर की हेल्प से हम बाकी बहुत सारी मशीनें कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि वो मशीनें भी रोटेट करती हैं। यानी कि शाफ्ट, एक मोटर और एक शाफ्ट की हेल्प से हमने क्या किया, हमने बहुत सारी मशीनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे मोटर ये हो गई है, तो ये हो गई मशीन 1 और ये दूसरी मशीन हो गई। मान के चलो ये हो गया हमारा मिल, यानी कि आटा पीसने वाला मिल, और ये हो गया हमारा स्पेलर, ठीक है, तेल निकालने वाला। तो इस तरीके से बहुत सारी मशीनें हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट में कभी गए होंगे तेल मसाला लेने के लिए, तो इसी तरीके का अरेंजमेंट हमें मैक्सिमम देखने को मिल जाता है। कहीं पे आटा की चक्की लगी होगी, तो कहीं पे मसाले निकालने वाला जो चक्की है वो लगी होगी, तो कहीं पे धान दरने वाली मशीन लगी होगी, तो कहीं पे तेल निकालने वाला स्पिलर लगा होगा। तो इस तरीके से कनेक्शन होता है। तो इस तरीके को हम ग्रुप ड्राइव कहते हैं। ग्रुप ड्राइव का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम सिंगल मोटर का यूज करते हैं। अगर मोटर किसी कारण से आउट ऑफ सर्विस हो जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है, फेलियर हो जाता है। तो ये इतना रिलायबल नहीं है, बट फिर भी हम इसका यूज कर लेते हैं क्योंकि एक ही मोटर से हम बहुत सारी मशीनों को ऑपरेट कर पाते हैं। इंडिविजुअल ड्राइव में कुछ नहीं है, एक सिंगल मोटर यूज करते हैं किसी भी ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए। मल्टी मोटर में बहुत सारी मोटरें यूज करेंगे, अलग अलग मोटर की अलग अलग मशीन के लिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ग्रुप ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करता है आवश्यक फीचर्स को किसी भी स्विच गियर के लिए। तो अगर स्विच गियर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज काम करे कल के दिन काम ही ना करे, ठीक है। इसमें एब्सोल्युटली सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ठीक है, क्विक ऑपरेशन भी होना चाहिए और प्रोविजन फॉर मैनुअल ऑपरेशन, यानी कि इसे मैनुअल ऑपरेशन करने के लिए ही प्रोविजन दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सर्किट को ब्रेक करवाना है और हम फॉल्ट का इंतजार करें, कब फॉल्ट होगा तब हम मेंटेनेंस करेंगे। नहीं, हो सकता है कि हमें मैनुअली जरूरत पड़ जाए सर्किट को इंटरप्ट करने की मेंटेनेंस पर्पज के लिए। तो इस तरीके से चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज द 1 2 3 4 ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, हमसे पूछा गया इनमें से हम कौन से इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट का यूज करेंगे मेन बोर्ड के पास में, जिससे कि हमारा जो होल इंस्टॉलेशन है, पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका हम यूज करते हैं आफ्टर द एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बाद में ही हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, एनर्जी मीटर के बाद में और आपकी ओवरऑल सर्किट के डिस्ट्रीब्यूशन के पहले, जस्ट एनर्जी मीटर के बाद हम सबसे पहले अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। इसमें बेसिकली अरेंजमेंट इस तरीके का होता है कि जब भी कोई फॉल्ट कंडीशन होती है, जैसे कि मान लो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है आपकी किसी भी अपर्चर्स की बॉडी में से, तो वो लीकेज करंट को ग्राउंड आउट करवा देती है। अगर करंट बहुत ज्यादा हो रहा है और कहीं पर भी रेसिडुअल वोल्टेज अगर ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो उस केस में सर्किट को भी ट्रिप करने की दम रखती है। तो इस तरीके से अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एक बहुत ज्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट है हमारे लिए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज द ELCB, दैट इज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, हमें इनिशियल टेम्परेचर किसी मशीन के लिए 45 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है, और हमें 1.5 घंटे के बाद उसी मशीन का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अगर स्टडी स्टेट टेम्परेचर की रेंज जो है वो 85 डिग्री सेल्सियस है और इसमें जो हीटिंग टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.4 आवर, तो हमें एम्बिएंट टेम्परेचर भी गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें करना है किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब किसी भी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है किसी भी मशीन का। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा टी, यानी कि जो टेम्परेचर एट टाइम टी, दैट इज द 1.2 आवर। इसका फॉर्मूला होता है थीटा एफ, यानी कि फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, फाइनल स्टडी टेम्परेचर। इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे हम, फिर थीटा एफ यानी फिर से फाइनल जो हमारा टेम्परेचर है, फिर इसके बाद प्लस एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि थीटा इंटू थीटा और ए, ठीक है, इंटू नहीं है, सॉरी, वो सफिक्स में ए है। तो इसके बाद माइनस लगाएंगे हम थीटा इंटू आई, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। टाउ की जगह हम क्या करेंगे, टाउ की जगह हम T1 रख लेंगे, नॉर्मली T1। यहां पे हम इसको स्मॉल कर देते हैं तो थोड़ा समझने में बेहतर रहेगा। तो ई टू द पावर माइनस कैपिटल टी अपॉन स्मॉल T1। तो इसमें अगर हम बता देते हैं भाई किसका क्या मतलब है, ये क्या है हमारा, ये है टेम्परेचर एट टाइम टी, ठीक है, टेम्परेचर एट टाइम टी,
या आप यहाँ पे T1 भी कर लो, क्योंकि हमने यहाँ पे T1 माना है तो यहाँ पे T1 भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और थीटा एफ क्या इंडिकेट करता है? थीटा एफ इंडिकेट करता है फाइनल स्टडी टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्या करता है? ये सेम है, फाइनली टेम्परेचर ये भी इंडिकेट करेगा। और थीटा ए हमारा क्या है? एम्बियंट टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। और जो थीटा आई है ये हमारे इनिशियल टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। और अगर हम बात करें टी की, तो टी क्या है हमारा? टी हमारा टाइम कांस्टेंट है, टी हमारा टाइम कांस्टेंट है। और टी वन क्या है? टी वन इज एनी टाइम, एनी टाइम। ये T1, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैं, कोई बात नहीं। ये T1 जो है अब करेक्ट है, ऊपर T1 रहेगा, स्मॉल T1 रहेगा, और नीचे क्या रहेगा? नीचे हमारा टाइम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमारा फॉर्मूला करेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस फॉर्मूले को सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो थीटा हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल टेम्परेचर की रेंज हमें 85 गिवन है, ठीक है। इसके बाद 85, एम्बिएंट टेम्परेचर 25 हमें गिवन है। और इसके बाद जो इनिशियल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 45 हमें गिवन है, ठीक है। 45 हमें टेम्परेचर ये गिवन है। इसके बाद e टू दी पावर जो T1 है, T1 यानी कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज द 1.2, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना है? 1.2 है। और जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? हीटिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज द 2.4 आवर, 2.4 आवर। इससे ये कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा? माइनस का सीधा 0.5 ऊपर बचेगा। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। 85 माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 85 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना? 110 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब 110 आंसर आएगा तो उसमें से 45 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 65 हमारा मिल जाएगा। और e टू दी पावर माइनस का 0.5। तो इस तरीके से जो है हमारा टेम्परेचर आ जाएगा थीटा इक्वल टू 85 माइनस 65 ई टू द पावर माइनस का 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट करता है करेक्ट सीक्वेंस को जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो हो रही है जनरेटिंग स्टेशन से लेके लोड के लिए, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन से लोड के लिए जो पावर फ्लो होती है उसके लिए हम किस तरीके के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करते हैं? तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन का यूज करेंगे। पावर जनरेशन किया, सबसे पहले हम प्राइमरी पावर को ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन करेंगे, उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसका यूज किया जाता है डिस्कनेक्ट करने के लिए अंडर नो लोड कंडीशन। देखो नो लोड की कंडीशन आ गई। सिंपली अगर नो लोड कंडीशन की बात करिए तो हमारे दिमाग में एक ही चीज घूमती है, आइसोलेटर। मतलब नो लोड कंडीशन में ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका हम, ऐसा कौन सा इक्विपमेंट जिसका हम यूज करते हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सेफ्टी, आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए और सेफ्टी आइसोलेशन के लिए। तो आइसोलेटर ही बेसिकली हमारा जो है नो लोड पर ऑपरेट होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है। हमसे पूछा गया है कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक हमें डीसी सीरीज जनरेटर के लिए गिवन है इस फिगर में, तो बताना है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। अगर आपने ग्राफ देखा है तो आपको पता होगा। और जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मशीन, जो अपनी डीसी सीरीज जनरेटर है उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो 2 है, 2 नंबर का ग्राफ। और जब ग्राफ और ज्यादा झुका देते हैं हम नीचे तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर, दैट इज द फर्स्ट रिप्रेजेंट OCC, दैट इज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है। हमसे पूछा गया है अगर ए और बी दो लॉजिक इनपुट हैं किसी भी सर्किट में तो हमें डिटरमाइन करना है कि रिलेशन क्या होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में, यानी कि सिंपली हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो ए और बी है यहां पर, ठीक है, सिंपल है। देखो आपने देखा होगा, समझिए, देखो यहां पर हमारा, सॉरी एक सेकेंड, यस, यहां पर हमारा ए है, यहां पे हमारा बी है और यहाँ पे हमारा सी है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम 0 0 पहले हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 0 1 1 0 एंड देन 1 1, ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए हैं दो इनपुट के लिए, ठीक है। अब देखो अगर ए हमारा 0 है और बी हमारा 0 है तो सी पर भी तो हमें 0 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने ए को 1 कर दिया तो यही 1 आउटपुट हमें यहां पे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अगर बी हमने 1 पे कर दिया, ठीक है, जहां पे ये बी 1 पे था तो बी अगर 1 पे हमने पहले किया तो हमें 1 मिल गया। अगर ए को हम 1 पे कर दें तो सिंपली हमें यहां पर भी 1 मिल जाएगा। और अगर दोनों को हमने ऑन कर दिया, ठीक है, दोनों को हाई पे कर दिया तो हमें यहां पर भी हाई मिल जाएगा,
ठीक है, सिंपल है, टेबल बना लेंगे अपन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट में रिलेशन। टेबल हमारी किसकी बन गई है? टेबल बनी है हमारी किसकी? और गेट की। तो इसका जो सिंपली जो आंसर है वो हो जाएगा C इक्वल टू A प्लस बी, दैट इज द A और B। ठीक है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कंट्रोल मेथड है जिसको हम प्रेफर नहीं करते हैं किसी भी एसी ड्राइव के लिए। देखो, एसी ड्राइव है तो एसी ड्राइव के लिए हम फ्रीक्वेंसी चेंज को हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्लिप रिंग मोटर के केस में हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो रोटर सर्किट है उसमें हम इंजेक्ट कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। और हम सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है अगर हमें स्पीड को चेंज करना है तो 120 एफ अपॉन पी। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो फील्ड कंट्रोल मेथड है इसको हम एसी ड्राइव के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ द एसी ड्राइव। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं या नहीं समझते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक जब हम किसी भी मोटर को सिलेक्ट करने जाते हैं। ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और इसको कंसीडर नहीं किया जाता जब हम किसी भी मोटर को सिलेक्ट करते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव, हम ट्रांसमिशन को कभी भी कंसीडर नहीं करते जब हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। रनिंग कैरेक्टरिस्टिक इसमें हम देखते हैं, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं कि मशीन की भाई कैसी स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है और कौन कौन सी स्पीड कंट्रोल यूज किया जा सकते हैं, हम ये भी चेक कर। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव इज नेवर कंसिडर्ड इन केस ऑफ द कंसिडरिंग व्हाइल सेलेक्टिंग ऑफ द मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, हमसे पूछा गया है रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में जो हम सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं 3 फेज, ये इंपॉर्टेंट है 3 फेज एसी सिस्टम के लिए। ठीक है ना, तो 3 फेज के केस में हम यूज करते हैं 3 to 3.5 केबी का वोल्टेज और 60 सही 2/3 हर्ट्ज का, यानी 60.67 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं और 3 से 3.5 केबी का वोल्टेज यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, हमसे पूछा गया है कि एनर्जी बैंड थ्योरी में जो सेमीकंडक्टर होता है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो देखो, एनर्जी बैंड थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी रखा जाता है, और अगर बैलेंस बैंड की बात करें दिस इज ऑलमोस्ट फिल्ड विथ बैलेंस बैंड। ठीक है, विथ, और इसमें जो एनर्जी गैप होता है दोनों के बीच में, कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में बहुत ही कम होता है। ठीक है, अभी बताया, यानी कि इसका जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास समझा जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास होता है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, हमसे पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य है किसी भी ऑटोमेशन के लिए, ठीक है, यह कारण बनती है वर्क सिस्टम में टू ऑटोमेटिक सच दैट द सिस्टम बिकम, यानी कि ऑटोमेशन का यूज करने से जो उद्देश्य है ऑटोमेशन का मेन वो क्या है, सेल्फ एक्टिंग, यानी कि स्वयं ही कार्य करेगा, सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद ही ये ऑटोमेटिक रेगुलेट होगा, और सेल्फ रिलायंट यानी कि खुद आत्मनिर्भर रहेगा। ऑल, ये सही बात है कि ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सेल्फ एक्टिंग होना, सेल्फ रेगुलेटिंग होना और सेल्फ रिलायंट होना। ठीक है, तो ये सभी के सभी तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109 है, हमसे पूछा गया है कि हमें अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू पता करनी है। ये जो R है ना, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और जब गैल्वेनोमीटर क्या रीड कर रहा है, गैल्वेनोमीटर 0 रीड कर रहा है। ठीक है, यानी कि बैलेंस कंडीशन है, तो पता है हमें एट बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जो अपोजिट आर्म है उनका प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है, जैसे R इंटू क्यू इक्वल टू P इंटू एस। तो यहां से R की वैल्यू हम निकालेंगे P इंटू एस अपॉन क्यू। तो जिस भी ऑप्शन में हमें ये मिल जाएगा वो हम टिक कर देंगे, तो ये ऑप्शन मिल गया हमें सी ऑप्शन में, दैट इज द R इक्वल टू P अपॉन क्यू इंटू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, हमसे पूछा गया है कि हमें एक 100 मेगावाट का स्टीम स्टेशन गिवन है जिसमें कोल की कैलोरीफिक वैल्यू 6400 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है, और इसमें जो थर्मल इफिशियंसी है स्टेशन की वो 30% है। थर्मल इफिशियंसी 30% है और इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी 92% है। तो हमें ओवरऑल इफिशियंसी बतानी है प्लांट की। तो देखो, ओवरऑल इफिशियंसी का इसमें हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओवरऑल इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे
तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी अभी हम डिस्कस किए थे ना पिछली बार फॉर्मूला, थर्मल इफिशियंसी मल्टीप्लाई विथ इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, जनरेशन इफिशियंसी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। थर्मल और इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी का प्रोडक्ट हमारा ओवरऑल इफिशियंसी के बराबर होता है। तो हम बात करें थर्मल इफिशियंसी की, तो थर्मल इफिशियंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.3 गिवन है, क्योंकि हम पॉइंट फॉर्म में ले जाएंगे, और 0.92 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 27, तो 27 ये हो गया, और यहाँ पे कितना, और 2.92, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज में ही ले जाना है इसको, तो 27.6% हमारी जो है ओवरऑल एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाती है, दैट इज द 27.6%। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है ये। ठीक है, 2 फॉर्मूले बता दिए हैं, दोनों के दोनों आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि हमने यहां जैसे देख लिया 30% हमें पता है, क्योंकि थर्मल इफिशियंसी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 30% ही होती है, और इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी 92%, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 29% से आसपास ही होगी, यानी कि कम ही होगी, ज्यादा तो होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं अगर हम ओवरऑल इफिशियंसी की बात करें। तो इसको हम गैस के थ्रू भी कर सकते थे, यानी बिना किसी कैलकुलेशन के भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, हमसे पूछा गया है कि ऑटोमेशन की रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो देखो ऑटोमेशन के कारण क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत, मतलब उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। ठीक है, ऑटोमेशन से होता क्या है भाई, जहां पर 100 लोग काम कर रहे थे, वहां पे हमने एक बड़ी मशीन बाहर से खरीद के, फॉरेन से खरीद के लगा दी, तो बेचारे ये 100 लोग थे, इनका रोजगार चला गया। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना कि घटेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इससे हमेशा क्या करेगा, राइज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये गलत ऑप्शन बता रहे हैं, इट डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये गलत है, तो हमसे गलत ही पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से हमें बताना है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, और इसमें एक एक्चुएटर मैकेनिकली लिंक होता है बहुत सारे कॉन्टेक्ट के साथ। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में आता है, इस एक्चुएटर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो डिवाइस जो होती है ऑपरेट एंड कॉन्टेक्ट टू मेक और ब्रेक एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। कुछ लोग समझेंगे कि ये मेक और ब्रेक का जो कंसेप्ट है वो सर्किट ब्रेकर में होता है, लेकिन नहीं, हम ये लिमिट स्विच की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक लिमिट स्विच, यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिट पर ही ये स्विच काम करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट पर ही ये स्विच जो है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच जो है वो काम करेगा, और जो है एक्चुएटर्स इसमें लगे रहते हैं जो कि बहुत सारे कॉन्टेक्टर्स के साथ जुड़े होते हैं। जब ये एक्चुएटर एक्टिवेट होते हैं तो कॉन्टेक्टर्स को, जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें ऑन और ऑफ की कंडीशंस होती हैं, तो इसके लिए हम लिमिट स्विच यूज करते हैं। ठीक है, लिमिट स्विच ही एक ऐसा डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, हमसे पूछा गया है कि हमें कंसीडर करना है नीचे दिए हुए पॉइंट को, तो इसमें मिनिमम साइज ऑफ केबल, वोल्टेज ड्रॉप, करंट कैरिंग कैपेसिटी, टाइप ऑफ द इंसुलेशन यूज, हमें बताना है कि इनमें से हम कौन सी जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम यूज करेंगे जब हम सेलेक्टिंग बायर्स, जब हम किसी भी बायर को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, मान के चलो आप बायर सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी साइज कम से कम रखें हम, यानी कि जो हमारी जितनी हमें केबल चाहिए हम उतनी ही केबल लें, मिनिमम साइज की केबल लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा केबल लेके पहुंच जाए, नहीं। वोल्टेज ड्रॉप को भी हम कंसीडर करेंगे, कितना वोल्टेज हमारी केबल ड्रॉप कर सकती है। ठीक है, उसमें जो कितना वोल्टेज ड्रॉप पर लेंथ पे में देखने को मिलेगा। और करंट कैरिंग कैपेसिटी, इट इज द मोस्ट कंसिडरेशन, हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें किस तरीके के इंसुलेशन का यूज किया गया ये भी हमारे लिए कंपलसरी है जानना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चारों के चारों पॉइंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, हमसे पूछा गया है कि W क्या है, किसी भी कंडक्टर का वेट है पर यूनिट लेंथ के लिए, और H क्या है, H हॉरिजॉन्टल टेंशन है। ठीक है, और L क्या है, L स्पेन लेंथ है। तो हमें सेग बताना है जब जो कंडक्टर है वो फ्रीली सस्पेंड किया गया, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा डेल इक्वल टू WL² अपॉन 8H, डेल इक्वल टू WL² अपॉन 8H। ठीक है, देखो इनने क्या किया है, टेंशन की जगह हम पहले T लिखते थे नॉर्मल फॉर्मूले में, जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, इनने H इंडिकेट कर दिया, ओरिजेंटल टेंशन को इनने H से रिप्रेजेंट कर दिया T की जगह। तो नॉर्मली आपने ये देखा होगा अपनी बुक में 8T,
ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। लेकिन इनने जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग ये सही है, तो भाई इसको टिक करेंगे अपन, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, गार्डिंग सिस्टम को इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो जो रूल नंबर 88 है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है गार्डिंग को, ठीक है, किस तरीके से हम गार्ड कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, हमसे पूछा गया है कि जो लोड साइड हम टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करते हैं, लोड साइड टिपिकल, समझ रहे हो, टिपिकल सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, तो इट इज ऑलवेज 4 वायर 440 वोल्ट, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 हमसे पूछा गया ओवरहेड सिस्टम में जो मैक्सिमम डिसरप्टिव स्ट्रेस होता है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, तो याद रखेंगे जो मैक्सिमम डिसरप्टिव स्ट्रेस होता है वो कंडक्टर और अर्थ के बीच में होता है, ठीक है ना, जो कंडक्टर्स हमारे लगे हैं लाइन में और जो अर्थ है उनके बीच में होता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है ना, लगभग हम 0 कंसीडर करके चलते हैं, एग्जैक्ट 0 तो नहीं होता। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर टू कंडक्टर अगर हम बात करें तो कंडक्टर टू कंडक्टर इतना नहीं असर पड़ेगा, लेकिन कंडक्टर टू अर्थ बहुत ज्यादा असर पड़ता है, मैक्सिमम डिसरप्टिव स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम जो ऑप्टिकल आइसोलेशन यूज कर रहे हैं इनपुट मॉड्यूल साइड में किसी भी कंट्रोलर डिवाइस में, वो क्यों करते हैं हम, ठीक है, जो ऑप्टिकल आइसोलेशन की बात चल रही है कि ऑप्टिकल आइसोलेशन इनपुट मॉड्यूल साइड किसी भी कंट्रोलर में क्यों आवश्यक है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोलेशन क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल नॉइज है उसको कम करेगा और डैमेज जो है प्रोसेसर के लिए ड्यू टू द लाइन वोल्टेज ट्रांजिएंट उससे भी हमारी रक्षा करेगा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, हमसे पूछा गया लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर, यानी कि एलजी फॉल्ट बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एलजी फॉल्ट का प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ड्यू टू द इंसुलेशन ब्रेकडाउन बिटवीन वन ऑफ द फेज एंड अर्थ, अगर इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, मान के चलो आपका एक वायर पेड़ के पास से निकला है, बारिश का सीजन है और पेड़ से आपका वायर टकरा गया, तो एलजी फॉल्ट हो जाएगा, यानी कि किसी भी तरीके से अगर वायर का इंसुलेशन फेलियर हो जाता है और वो अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है तो एलजी फॉल्ट हमारा वहीं पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे लाइन जो वायर है हमारा वो एक ही होना चाहिए, अगर वायर एक से ज्यादा हो गए तो फॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 हमसे पूछा गया जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है स्टीम पावर प्लांट की वो कितनी होती है, तो अभी हम चिल्ला के बता रहे हैं 29%, तो भाई 29% हमारी जो है स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर मार देना भाई, यार कर दिया करो लाइक, है ऐसे कैसे चलेगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें भाई, कोई भी क्वेरी है कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।